Assalamu alaikum class 9 students. How are you all? I hope you guys are doing good. I'm your science teacher and we are going to talk about the same chapter, that is atoms and molecules. Already we have discussed about the two laws of chemical combination, the law of conservation of mass and the law of constant proportion. And we have discussed the history of the atom, where from the atom comes from, and who discovered the atom first. These are the main points we have discussed. Now we are going to talk about the numericals based on the law of chemical combination. Law of chemical combination जो है, these are two laws of law of conservation of mass and the law of constant proportion. We are going to doing the numericals on these two based on these two laws, that is law of conservation of mass and the law of constant proportion. चलो बच्चों हो जाओ रेडी. हम आज इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ही है कि मैंने आप लोगों को बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय द लेवॉइजर ने दिया था. उसने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना तो मास बढ़ता है ना तो घटता है, ना इसमें क्रिएट होता है ना इसमें डिस्ट्रॉय होता है. सेम मास रहता है, जो कि हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने देखा था यहाँ पे कि हमने ये प्रोडक्ट्स लिए, जो टू रिएक्टेंट्स लिए थे. एक हमने इसमें डाला था टेस्ट ट्यूब में और दूसरा इसमें डाला था. फिर इसका वज़न किया था. इसका वज़न फॉर एग्जांपल अगर 5 ग्राम्स आया था, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम्स आया था, तो फिर हमने ये जो टेस्ट ट्यूब के जो प्रोडक्ट थे इसको हमने किस में डाल दिया, जो ये बीकर में थे उसी में डाल दिया. हमने थोड़ा सा कॉर्क ऊपर किया और इसको हिलाया और इसमें से जो प्रोडक्ट्स थे वो इसमें गिर गए. और उसके बाद हमने फिर से इसकी रिएक्शन हो गई, क्योंकि दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिल गए और इसकी रिएक्शन हो गई. फिर हमने रिएक्शन के बाद इसका फिर से वज़न किया तो फिर सेम वही वज़न आया, दैट इज़ 5 ग्राम्स. चेंज नहीं हुआ था. दिस मीन्स कि लेवॉइजर का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है प्रूव हो गया है कि ना तो इसमें डिस्ट्रॉय होता है ना इसमें क्रिएट होता है. मास वही रहता है जो पहले था, रिएक्शन से पहले था, और रिएक्शन के बाद भी वैसे ही मास रहता है. दूसरा हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से वाटर का हमने निकाला था कि वाटर का कैसे आता है 1:8 रेशो. कि यही इसी रेशो में जहाँ भी आप रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, या आप वज़न करके देखोगे तो आपको हमेशा यही रेशो आएगा. मास का जो रेशो है वो यही आएगा. 1:8 रेशो के हिसाब से ही ये काम करता है. आज हम यही देखेंगे, इन दो लॉज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज राइट. इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होता है कि हमें न मास बढ़ता है न मास घटता है, और मास जो है वो एक प्रपोर्शन में होता है. फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन का अपना मास है और ऑक्सीजन का अपना मास है. इसी तरह से कॉपर में देखेंगे, कॉपर का अपना मास है. कॉपर किसी भी चीज़ के साथ, उसमें ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स में हो या किसी और के साथ, उसमें अपना एक रेशो होता है, जिस रेशो के हिसाब से वो हर जगह काम करता है. चले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन carbonate NaHCO2 is added to a solution of hydrochloric acid, that is HCl. HCl के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, वेइंग 4.2 ग्राम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ऐड हो गया सोल्यूशन किस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसका वजन था 10.0 ग्राम. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन दिखाई तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का कितने मास में रिलीज हो गया, 2.2 ग्राम इनटू द एटमॉस्फेयर में ये रिलीज हो गया. द रेजिड्यू जो बाकी बचा लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू वे 2.0 ग्राम, वो बचा 12.0 ग्राम. shows that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. क्या ये law of conservation of mass को प्रूव करता है कि नहीं करता है? यहाँ पे हम देखेंगे
मैंने ऑलरेडी लिख के रखी थी रिएक्शन, क्योंकि टाइम लगता है, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, वीडियो फिर डाउनलोड ही नहीं होता, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO2 प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब हमारा जो ये है, जो लेवाइजर ने दिया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है, ना ये कम हो जाता है, ना ये बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे क्या ये प्रूव हो जाता है कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये सही है कि गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका मास कितना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने देखा था कि वो 4.2 ग्राम के हिसाब से है। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 4.2 ग्राम्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना था? 10.0 ग्राम, इजंट इट? 10.0 ग्राम था, यहाँ पे आप देख सकते हो 10.0 ग्राम वेइंग करता है HCl। उसके बाद हम इसका प्लस करेंगे, देखते हैं ये कितना बनता है। इज इक्वल टू ये बनता है 2.10 और 4 हो गए 14 ग्राम। ठीक है, 14.2 ग्राम। अब हम मास ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, इज इक्वल टू ये था मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो 2.2 ग्राम्स है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो जाता है, और 12.0 ग्राम्स जो रेजिड्यू बच जाता है वो है 2.2 ग्राम प्लस 12 ग्राम्स का है जो रेजिड्यू बच गया। ये कितना बन गया बच्चों? 2.20 हो गए 2.12 और 2 हो गए 14 ग्राम्स। तो यहाँ पे प्रूव हो गया जो कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है वो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ना तो मास क्रिएट होता है ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है, ये बराबर रहता है। जो कि मास रिएक्टेंट्स में था वही मास किस में रह गया? प्रोडक्ट्स में भी आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों 14.2 ग्राम रिएक्टेंट्स है, 14.2 ग्राम प्रोडक्ट्स है। दिस मीन्स कि हमारा जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स है इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस मीन्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमने देखा था मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ हमारा जवाब क्या निकलता है? मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट जो था वो रिएक्टेंट के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? इसलिए हेंस द गिवन ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन प्रूव्स द लॉ ऑफ मास ऑफ conservation of mass. The law of conservation of mass. समझ आया बच्चों? फिर से मैं बोलूंगी कि रिएक्टेंट में हमारा जो रेशो दिया गया था, जो ग्राम्स मास दिया गया था 4.2 10.0, उसका हमने प्लस किया तो 14.2 ग्राम्स आ गए। यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट्स में 2.2 ग्राम और 12.0 ग्राम दिया गया था। 2.2 ऑक्सीजन था, 12.0 ग्राम रेजिड्यू था जो बचा हुआ था सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसका भी हमने प्लस किया, इसका भी प्लस किया, दोनों का सेम आ गया। इसका मतलब है मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर है। हेंस द गिवन ऑब्जर्वेशन प्रूव्स द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इसी के बेस्ड है, हमें प्रूव करना है इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। यहाँ पे भी मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें देखना है कि ट्रू है कि नहीं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट का मास नहीं दिया गया है, यहाँ पे लिखा है व्हाट मास, क्या मास होगा सिल्वर नाइट्रेट का अगर वो रिएक्ट करता है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा, लेकिन ग्राम है 5.85, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड,
तो प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या निकलता है, 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड निकलता है और 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट निकलता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें देखना है कि प्रूव हो जाता है कि ये बराबर है कि नहीं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये आपको पता है, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर क्लोराइड ACl और सोडियम नाइट्रेट ये होता है। इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो हमारा जो रिएक्टेंट्स है वो उनका जो ये है प्रोडक्ट वो बराबर निकलना चाहिए। वो हमें देखना है कि वो कितना होगा। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, वो हमें पता है। मास ऑफ AgNO3 ये नहीं दिया है। AgNO3 का आपको पता ही है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं दिया गया है। NaCl का मास कितना है बच्चों, 5.85, जो कि ऊपर दिया गया था 5.85, ठीक है 5.85 ये हो गया इसका, इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl प्लस NO3। मास ऑफ AgCl कितना है, AgCl का है सिल्वर क्लोराइड का हमें दिया गया है 14.35, कितना दिया गया है बच्चों 14.35 प्लस सोडियम क्लोराइड का कितना दिया गया है 8.5 ग्राम्स, 8.5 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। हम इसका प्लस करेंगे पहले क्योंकि यहाँ पे हमें बराबर दिया गया, यहाँ पे निकालना है। 14.35 प्लस 8.5 इसका क्या हो जाता है, 5 और 5 हो गए, 5 हो गया 5, 8 और 3 हो गए 5, 8 ये हो जाता है 14.35 प्लस 8.35, 3 और 8.5 ये हो गया 8, ये हो गया 5, 8.5 आता है नीचे, ये ऐसे होगा 14.35, आपको कंफ्यूजन मत होगा 8.5, तो ये ऐसे होगा 5 हो गया, ये 5 आ गए यहाँ पे, 5 और 3 हो गए 8 और 14 हो गए 22, ठीक है बच्चों 22.85। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट का ये निकला दैट इज 22.85 मास, किसका, मास ऑफ AgCl प्लस NaNO3। अब हमें देखना है AgNO3 कितना होगा जबकि NaCl का हमें दिया गया है 5.85, तो ये हमारे पास x है, x इज इक्वल टू, अब ये जो 5 है राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि ये 2 साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 5.85 है, ये हम इसको वहां पे ले जाएंगे। पहले हम 22.85 लाएंगे, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या आएगा माइनस 5.85, समझ आ रहा है आपको। जब हम कोई भी प्रोडक्ट इस साइड एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये प्लस था यहाँ पे, x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, इसको राइट हैंड साइड में ले गए। 22.85 माइनस 5.85 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 85 और 85 वो तो हो गए 0, उसमें तो कुछ नहीं है, और 22 में से 5 निकला तो बन जाता है 17, कितना हो गया 17.0 ग्राम्स। तो हमारा जो AgNO3 था मतलब सिल्वर नाइट्रेट था जिसको हमने X से डिनोट किया था वो हमें निकला 17.0 ग्राम्स। तो इसका मतलब है तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है क्योंकि सेम इनका एक ही जैसा ये निकला। यहाँ पे 22.85 में से हमने 5.85 निकला तो 17.0 ग्राम। अब अगर हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो वो निकलेगा 22.85। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी प्रूव हो गया, यहाँ भी 22.85 है, यहाँ भी 22.85 ही निकलेगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि AgNO3 और NaCl का जो मास है कंबाइंड मास जो है वो 22.85 होगा। अब आप देख सकते हो 17 और 85.85 हो गया, 17 और 5 हो गए 22.85 हो गया बराबर कितना 22.85। और इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहाँ पे भी ट्रू साबित हो गया। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन
दैट इज़ अब हम देखेंगे जो कांस्टेंट प्रपोर्शन का है, जो मैंने आपको बोला था कि हर एक चीज़ एक प्रपोर्शन, एक मास में होता है, एक परसेंटेज में होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या वो ट्रू साबित होगा कि नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाई 2 डिफरेंट मेथड्स। इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल gave 2.19 gram of oxide. In the second case, 1.14 gram of the metal gave 1.43 gram of oxide. Show that the given data illustrates the law of constant proportion. यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन हमें कि कॉपर जो है, कॉपर ने ऑक्साइड प्रिपेयर किया, कॉपर ऑक्साइड 2 डिफरेंट फॉर्म्स में, 2 डिफरेंट मेथड्स में इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया। इन वन केस में जो था 1.75 ग्राम मेटल था, मेटल मतलब कॉपर था, और उसने कितना ऑक्साइड बनाया, 2.9 ग्राम ऑफ ऑक्साइड बनाया। सेकंड केस में 1.14 ग्राम ऑफ मेटल था, कॉपर था, और उसने कितना बनाया, 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनाया। शो दैट द गिवन डाटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या ये हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन साबित करता है कि नहीं, कि हर एक में एक डिफरेंट प्रपोर्शन होता है, एक डिफरेंट रेशो होता है, जो कि हमें किसने दिया था, प्राउस ने दिया था। प्राउस ने बोला था कि हर एक चीज़ का एक अपना प्रपोर्शन होता है, तब जाके एक मेटल एक एलिमेंट बनता है। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। अब देखते हैं कि फर्स्ट केस में जो हमारा मास ऑफ कॉपर है बच्चों, मास ऑफ कॉपर, कॉपर एलिमेंट है, क्योंकि कॉपर एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉपर, मेटल है ऑफ द मेटल, तो कितना है कॉपर का, 1.75 ग्राम। समझ आया बच्चों। देन जो ऑक्साइड बना, ऑक्साइड कितना बना, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, 2.19 ग्राम्स, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आपको पता ही है, हर जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम जो भी टू एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, या टू न्यूमरल्स होंगे, उनका डिवाइड करते हैं और इनटू 100 करते हैं, तब जाके हमें उसका क्या निकलता है, उसका रेशो निकलता है, उसकी परसेंटेज निकलती है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मास ऑफ कॉपर प्लस डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड mass of copper oxide into 100। mass of copper कितना है बच्चों, 1.75 डिवाइडेड बाय mass of copper oxide कितना है, 2.19 into 100। इसका अब आप इसको ये हल करोगे तो इसका हल करने के बाद आपके पास कितना आ जाता है, 79.9%। कितना निकला हमारे पास, 79.9% हमें कॉपर निकला। किस में से, कॉपर ऑक्साइड में से कितना निकला, 79.9%। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। ये निकला 1.75 डिवाइडेड बाई 2.19, जो कॉपर था, मास ऑफ कॉपर था इतना, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड था इतना। इसको डिवाइड करने के बाद हमें परसेंटेज निकली कॉपर की इतनी, 7.9%, 79.9% क्या हमें निकला कॉपर। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना है, ऑक्सीजन के परसेंटेज कितना निकलेगा, क्योंकि ये हमें 100% में से निकालना है, क्योंकि 100% जो था एलिमेंट था, 100% था कॉपर ऑक्साइड, उसको हम करेंगे माइनस करेंगे 79.9 जो कि कॉपर निकला, 79.9% कॉपर निकला। उसको हल करने के बाद ये निकलेगा 20.1
21%। कितना निकला बच्चों? 20.1% हमें निकला। 100 में से 79.9 करो आप, उसमें से 20.1% हमें निकला ऑक्सीजन। इट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली है 20%। ठीक है बच्चों। और वो जो है कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर था? 80% अप्रॉक्सीमेटली। इस 9 को लेके 1% कम है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 80% हमारा कॉपर बनता है और 20% हमारा ऑक्सीजन बनता है। मतलब 80 इंटू 20, ये इस रेशो में हमारा क्या बन गया इसमें कॉपर ऑक्साइड में, जो कि कॉपर है 80% है, 20% क्या है? ऑक्सीजन है। अब हम सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या होता है कि सेकंड केस में भी हम सेम करते हैं यही प्रोसेस। सेकंड केस में आप देखोगे केस सेकंड केस में कॉपर कितना था? मास ऑफ कॉपर, दिस इज अ मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर कितना दिया गया था? मास ऑफ कॉपर है सेकेंड केस में, इसमें 1.4 ग्राम और 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। 1.14 ग्राम है क्या? 1.14 ग्राम है कॉपर। मास का कॉपर का जो मास है 1.14 ग्राम है कॉपर। और ऑक्साइड इसका क्या कितना है? जो इसका ऑक्साइड है उसका वो जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.43 ग्राम। तो ऑक्साइड ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.43 ग्राम है ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया। कॉपर है 1.14 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड है 1.43 ग्राम। सेम वही हमें करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड में हम क्या करेंगे? 1.14 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.43 ग्राम इंटू 100। इट इज अप्रोक्सीमेटली 79.7%। कितना बन जाता है? आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर पर। मैंने कैलकुलेटर पे किया है। इट बिकम 79.7%। अप्रोक्सीमेटली ये भी आ जाता है 80%, ये भी 80% ही आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। और अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे इसमें से। वो हम निकालेंगे ऐसे 100 माइनस 79.7% इज इक्वल टू, ये हो जाता है 20.3%। 20.3%। 79.7 में से 100 में से 79.7 निकालो तो वो हो जाता है 20.3% अप्रोक्सीमेटली। ये भी हो गया 20% ही, ये भी हो गया 20% ही। इस तरह से हमें पता चला कि फर्स्ट केस में भी हमें 80:20 निकला और सेकंड केस में भी 80:20 निकला। सेम प्रपोर्शन में से सेम प्रपोर्शन हमें निकला 80:20, 80:20, सो दैट इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन। इस तरह से प्राउस्ट ने जो दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, किस्म का भी टाइप हो, फॉर एग्जांपल वहां पे भी कॉपर हमने देखा और कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। ये क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड बनाया था कॉपर ने, कॉपर ऑक्साइड में हमने देखा कॉपर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। इसका डेफिनेट प्रपोर्शन हमने देखा, वही डेफिनेट प्रपोर्शन निकला 20:80। आई थिंक बच्चों दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मैंने नेक्स्ट भी लिखी थी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ये वाली न्यूमेरिकल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत कीजिएगा। अल्लाह।